इसके बाद दोस्तों ये जो है समरी फॉर्म में आपको इजी वे में समझने के लिए कि शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 चीजें कवर हो रही है कौन कौन सी है, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, सेकंड सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, उसके बाद दोस्तों सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा, और लास्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 के अंदर सबसे पहले आता है ट्रांसफर। शेड्यूल 2 किस चीज का दोस्तों, व्हेन सप्लाई वेदर ट्रीटेड एज अ गुड्स और सर्विसेज, मतलब आप एक सप्लाई को कब बोलोगे कि वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। तो उसके अंदर पहला केस आता है ट्रांसफर का। तो अगर any transfer of goods with a title that would be a supply of goods, यानी कि जब टाइटल के साथ कोई गुड्स ट्रांसफर होगा, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स में के केस में, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। बट गुड्स ट्रांसफर हो रहा है बट उसके अंदर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनली राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे दोस्तों। और थर्ड है any transfer of title in goods under an agreement which stipulate that property in goods will pass at a future date। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों, हायर परचेज की बात हो रही है। आप जो हम लोन के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जहाँ पे हाइपोथिकेशन होती है, तो उस केस में जब आपका उस गुड्स के ऊपर हाइपोथिकेशन हटेगा, जब वो फ्यूचर डेट पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तब उसको हम क्या उस ऐसे गुड्स के केस में उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को हम वैसे तो एक्सक्लूड करते हैं जीएसटी से, जब हमने बोला कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, कंप्लीट बिल्डिंग इज आउट ऑफ जीएसटी, राइट। बट अगर लैंड एंड बिल्डिंग is related to any lease, tenancy, easement, license to occupy land is a supply services। अगर कोई लैंड अगर हम रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो वो सप्लाई में उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाएगा उस पर, और वो सप्लाई के अंदर कंसीडर करे जाएंगे। दूसरा सिमिलरली अगर लीज लेटिंग हो रही है इन रिलेशन टू बिल्डिंग, उसको भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे दोस्तों। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है वो बिल्डिंग कौन सी हो सकती है सर, कॉमर्शियल भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है। अब दोस्तों थर्ड है ट्रीटमेंट और प्रोसेस का। ये जॉब वर्क की बात कर रहा है दोस्तों। लिखा हुआ है कि एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज बीइंग अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो किसी और के गुड्स पे अगर मैं कोई प्रोसेस करूंगा तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स की बात हो रही है, पर्सनल एसेट्स की बात नहीं हो रही है। तो बिजनेस एसेट्स अगर ट्रांसफर होंगे तो उसको हमें कब बोलना है कि गुड्स है, कब बोलना है कि सर्विसेज है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। पहला जो चीज है, पहला जो इसका क्लॉज है वो बोलता है कि वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एज सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन सच ट्रांसफर डिस्पोजल इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि कंपनी, अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो अगर कंपनी अपनी बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेगी, बेचेगी, चाहे वो मर्जर, डिमर्जर या बिजनेस सेल आउट है, उस केस में उस एसेट्स को हम जो सेल होंगे उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। दूसरी सिचुएशन आती है कंपनी के केस में, अगर वो अपनी बिजनेस एसेट्स, अब मैं बी क्लॉज की बात कर रहा हूं कि अगर अब कंपनी अपने बिजनेस एसेट्स को किसी को प्राइवेट यूज करने के लिए दे देती है कि आप कंप्लीटली वो पर्सनली यूज करे। फॉर एग्जांपल कि कंपनी के पास एक कार है जो कि कंपनी अपने बिजनेस में यूज कर रही थी और उस कार की एक आफ्टर सम ड्यूरेशन कंपनी उस कार को अपने एम्प्लॉय को दे देती है उसे यूज करने के लिए, उसके पर्सनल ऑफिशियल सब यूज करने के लिए परमानेंटली। तो उस केस में इसको हम
जो बोलेंगे इसे सप्लाई मानेंगे और ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। और दोस्तों वही बात कि अगर 50,000 से ऊपर की चीज होगी, मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और 50,000 से ऊपर की चीज होगी, गिफ्ट होगा, तो वो क्या माना जाएगा दोस्तों, वो विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल माना जाएगा। सी पॉइंट है दोस्तों, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन। तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स पे कर रहा है, बट ड्यू टू एनी सिचुएशन ही बिकम नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, तो इस केस में उसके जो बिजनेस एसेट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। बट इसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि कब नहीं बोलेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। कि एग्जाम्पल, मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है मेरा, और मैं अपना जो बिजनेस है फर्दर अपने बेटे को दे देता हूं, तो ये क्या होता है, गोइंग कंसर्न वाला बिजनेस का बिजनेस वाला पॉइंट है। सेकंड, द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मैंने अपने बेटे को नहीं दिया, बट मेरे साथ में जो दूसरा पार्टनर था, काम कर रहा था, वो उसे देख रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, या दूसरा कोई अदर मेरा स्टाफ या कुछ भी अगर है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे इस प्रोविजन में, अदरवाइज वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अब दोस्तों इस शेड्यूल 2 के अंदर हम सप्लाई सर्विसेज कब बोलेंगे, जब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग ए बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर फॉर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम बात सिंपल समझें तो हम बात कर रहे हैं जो रियल एस्टेट में उन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे फेज वाइज मैनर में बेचे जाते हैं, जहां पे कंप्लीशन मेथड पे बेचे जाते हैं, जहां पे अभी फ्लैट रेडी नहीं होता है उससे पहले ही उसको बेच दिया जाता है, तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया अथॉरिटी से, उसके बाद वो बेचता है, तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग है, उस पर जीएसटी नहीं है। बट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर वो बिकता है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कोई खरीदता है, तो क्या होगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस पे बहुत डिबेट होती थी आईपीआर पे। नाउ इट इज क्लियर, इट इज अ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर पे भी बहुत सारी लिटिगेशन होती थी। नाउ डेवलपमेंट करो, प्रोग्रामिंग करो, कस्टमाइजेशन करो, एडेप्शन करो, अपग्रेडेशन करो इन सॉफ्टवेयर इज अ व्हाट, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट, एग्री टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, की कुछ काम करने से मना करना, कि ये नहीं करना है इतने दिनों तक, इस चीज के लिए कोई कंसिडरेशन या चीज सर्विसेज है तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम मोबाइल गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर किसी यूज के लिए हम दूसरे पर्सन को देते हैं तो इस सर्विसेज को, लेटिंग की जो सर्विसेज है, रेंटिंग की जो सर्विसेज को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। इसके बाद शेड्यूल 2 के अंदर दोस्तों आता है कंपोजिशन सप्लाई। कंपोजिशन सप्लाई जहां पे एक से ज्यादा बंडल ऑफ चीजें दी जा रही है, यहाँ पे गुड्स भी होगा, सप्लाई सर्विसेज भी होगा। तो उस केस में दो चीजों को हमने सर्विसेज बोला है। कौन सा? पहला वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट, पहले हम लिटिगेशन में रहते थे, वो वैट में गुड्स में भी आता था, सर्विसेज में भी आता था, सर्विस एक्ट में। बट अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज माना जाएगा। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है सेक्शन 2 सब क्लोज 119 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों को हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके अलावा चीजें वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगी, दे आर अंडर कंपोजिट सप्लाई। और इसके अंदर सेकंड चीज कंपोजिट सप्लाई के अंदर हम सप्लाई सर्विसेज कब बोलेंगे? अगर वो क्या है? सप्लाई बाय वे और पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज
or any other manner whatever of goods being food or any article for human consumption or any drink में alcoholic को out कर दिया गया है is treated as a supply of services। तो ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है जहाँ पे हम फूड की और ब्रेवरेज देते हैं और सर्वेंट सर्विस देते हैं। इस पूरे को हम बंडल को क्या कहेंगे, इस कंपोजिट सप्लाई को, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे एज पर शेड्यूल 2। इट इज क्लैरिफाइड। नाउ लास्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रिलेटेड है हमारा RWA से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कि अगर सोसाइटी में अगर कोई गुड्स सप्लाई हो रहा है, कोई सर्विसेज दी जा रही है, गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अगर कोई गुड्स दिए जा रहे हैं तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। The following shall be treated as supply of goods, namely supply of goods by an unincorporated association or body of person (BOP) to a member thereof for cash, deferred payment or any other value consideration। तो RWA के अंदर अगर आप पेमेंट के अगेंस्ट में कोई गुड्स परचेज करेंगे, कोई सोसाइटी से परचेज करेंगे, डायरी परचेज करेंगे, कोई और चीज आर्टिकल परचेज करेंगे, इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दोस्तों ये हमारा था शेड्यूल 2। अब हम देखते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किस चीज का है? एक्टिविटीज नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उसके अंदर दोस्तों सबसे पहला आता है सप्लाई सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अगर वो उसको ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिला है, वो कंपनी में उसको सैलरी मिल रही है उस सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो वो उसको हम जीएसटी में नहीं मानेंगे, जीएसटी उसके ऊपर नहीं लेगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर बीइंग इन फोर्स। उसके बाद दोस्तों एमपी एमएलए की जो सर्विसेज हैं और जो पंचायत में है चेयरमैन ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी के अंदर, यानी कि उनके जो पर्सन एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ना गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज मानेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्विसेज ऑफ फर्नल बुनल क्रिमिनेशन including transportation of decrees also being excluded from the supply of goods or services। फिफ्थ है सर सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। तो इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर कंप्लीशन वाला केस नहीं है, फेज वाइज वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला है, तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज यहाँ पे एग्जम्प्ट कर रखा है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, ना तो उसको गुड्स माना जाएगा ना सर्विसेज माना जाएगा। और लास्ट में एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम दोस्तों हमने गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होते हैं गुड्स के अंदर, और उस एक्शनेबल क्लेम फिर वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया। अब शेड्यूल 3 के अंदर बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम को ना तो गुड्स मानेंगे ना सर्विसेज मानेंगे, किस केस में? अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि अगर जुआ है, लॉटरी है, बैटिंग है, तो उसको तो एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, बट अदर देन एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी से बाहर रखा गया थ्रू शेड्यूल 3। ये नीचे दोस्तों जो हमने शेड्यूल 2 के अंदर क्लॉज बी पढ़ा है वो नीचे दिया गया है। अब दोस्तों हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कंसिडरेशन। हमने कंसिडरेशन सेक्शन 7 के अंदर पढ़ा कि कंसिडरेशन वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई के अंदर इंक्लूड होती है। तो कंसिडरेशन क्या चीज है दोस्तों? कंसिडरेशन क्या है? एनी पेमेंट मेड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज फॉर इंड्यूसमेंट, यानी कि ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि करने के लिए उसे बोलना कि गुड्स, उसके सप्लाई की गुड्स करने के लिए, सर्विसेज करने के लिए, बाय ए रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, चाहे वो जिसने कंसिडरेशन लिया वो करे या दूसरा करे उसके ब्याह पे, बट शैल नॉट इंक्लूड। कंसिडरेशन के अंदर क्या चीज अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा? एनी सब्सिडरी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। तो
कंसिडरेशन के अंदर दोस्तों मेनली पेमेंट आई है नहीं आई है वो भी है, मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है वो भी आई है, वो गुड्स के लिए सर्विसेज के लिए है, दोनों चीजें हैं। वो सर्विसेज और गुड्स रिसिपिएंट दे या अदर पर्सन दे उसके यहाँ पे वो भी आ रहा है, बट इसमें से वो कंसिडरेशन का अमाउंट कौन सा नहीं माना जाएगा अगर वो सब्सिडी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। ये दोस्तों एक डिटेल पूरा डेफिनेशन है जो हमने समरी फॉर्म में पढ़ा है, इसे आप देख लीजिएगा। इसमें वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं अभी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं बिजनेस पे। बिजनेस इंक्लूड एनी, बिजनेस क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि इस सेक्शन 7 की डेफिनेशन में देखा कि पहले वाले पार्ट में कि एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन रिलेशन टू बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है दोस्तों, बिजनेस होता है ट्रेड, बिजनेस होता है कॉमर्स, बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस होता है कोई प्रोफेशनल सर्विसेज, बिजनेस होता है दोस्तों वोकेशनल सर्विसेज कोई देना, बिजनेस कोई होता है एडवेंचर सर्विसेज देना, बिजनेस होता है दोस्तों वेजर कोई सर्विसेज देना, लेबर सर्विसेज, और इससे रिलेटेड सिमिलर एक्टिविटीज आल्सो बीइंग एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और इसके साथ में लिखा हो कि वेदर और नॉट फॉर ए पेक्यूनरी बेनिफिट, यानी कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में सर्विसेज से या सेल करने से या लॉस हो रहा है वो मैटर नहीं करता, बट इट इज अ बिजनेस एंड व्हेन इट इज अ बिजनेस इट इज फॉल अंडर जीएसटी बिकॉज ऑफ सप्लाई डेफिनेशन। ये दोस्तों डिटेल डेफिनेशन है जिसके अंदर आरडब्ल्यूए की सर्विसेज को भी अब हम बिजनेस बोलते हैं, और इसके अलावा बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाली दोनों चीजें कवर होती हैं। रेस क्लब की सर्विसेज हो गई, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होती हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटीज वो भी, उसको भी हम बिजनेस बोलते हैं। तो दोस्तों इसके एनालिसिस को समझते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट नेसेसरी। बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप लगातार ट्रांजैक्शन करें 4 या 5 सेल परचेज करें तब उसको हम बिजनेस बोलेंगे, नहीं। अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन करी है दोस्तों और वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है तो बिजनेस है, माना जाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइडली है, आपने अभी देखा बहुत सारी चीजें इन्होंने कवर कर ली है। इवन अब बैटिंग और गैम्बलिंग को भी हम बिजनेस बोलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बिजनेस वर्टिकल हमने अगर अकाउंटिंग की बात करें तो सेगमेंट हम पढ़ते थे, बिजनेस सेगमेंट, ये वही चीज है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन है इट इज अ डिफरेंशियल कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइजेज दैट इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज व्हिच इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर बिजनेस वर्टिकल। दोस्तों एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, बहुत मुश्किल लगा आपको, कि गोदरेज कंपनी या हिंदुस्तान लीवर वो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना रहा है, वो स्नैक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना रहा है, वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रहा है, वो डिटर्जेंट से रिलेटेड भी प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सारे इसके वर्टिकल हैं, बिजनेस वर्टिकल हैं। दो ये सारा बिजनेस कंपनी एक ही कर रही है पर उसके अलग अलग ये वर्टिकल हैं। और ये भी हो सकता है ये सारे जो वर्टिकल है बिजनेस हो रहे हैं ये एक ही स्टेट के अंदर हो रहे हो, बट है तो उसके लिए अलग अलग कॉस्ट सेंटर, अलग अलग बिजनेस यूनिट जिसका वो अलग अलग तरीके से उसको ड्राइव करता है, उसके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता है। तो जीएसटी के अंदर फर्स्ट टाइम इंक्लूड करा गया कि अगर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिजनेस वर्टिकल वाइज लेना है, कि बिजनेस सेगमेंट वाइज भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन है क्या, कि अगर वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है उसका रिस्क एंड रिटर्न दूसरे जो उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स है उससे डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस वर्टिकल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड हैविंग ए डिवीजन ऑफ मोबाइल सेल बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस एंड ई कॉमर्स बिजनेस, तो ये तीन इसके डिवीजन है। इन तीनों को हम क्या कहेंगे, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब अगली डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग, जो कि टैक्सेबल पर्सन की।
टैक्सेबल पर्सन दोस्तों क्या है, जहां जो कि सेक्शन 7 अंदर दिया गया है, हु इज अ रजिस्टर्ड लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि जो टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड। सेक्शन 2 सब क्लोज 107 के